फैन हुई मिंग की इस गुड न्यूज़ को सुनकर अंजलि भी बहुत खुश थी। उसने उसे पीछे से गले लगा लिया और मुस्कुराते हुए कहा, आज तुमने मुझे मेरी लाइफ का सबसे नायाब तोहफा दिया है। फैन हुई, आई रियली लव यू। अंजलि को इतना खुश देखकर फैन हुई मिंग ने उसकी होठों पर अपनी उंगली फिराई, उसकी कमर पर अपने हाथ फिराते हुए कहा, तो आज इस गुड न्यूज़ के लिए मुझे भी कुछ मिलना चाहिए ना मिस मेरानी। बहुत वक्त से इस दिलदार ने आपका जिस्म को छुआ नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आज की रात आप मेरे लिए ख्वाहिश पूरी करें। फैन हुई मिंग की बात सुनकर अंजलि ने अपने नाइट गाउन श्रग का धागा खोलते हुए कहा, बिल्कुल पूरी करेंगे। आज की रात जश्न की रात है, तो प्यार की बरसात तो होनी ही चाहिए। अंजलि की मुंह से हाँ सुनकर फैन हुई मिंग ने उसकी श्रग उतारी और उसके शरीर पर हाथ फेरने के लिए हाथ आगे बढ़ाया कि तभी अंजलि ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, नहीं यहाँ नहीं, बेडरूम में। फैन हुई मिंग ने तुरंत अंजलि की बात मान ली और उसे बाहों में उठाकर बेडरूम की तरफ ले गया। उधर फैन हुई मिंग का कॉल काटने के बाद वह बॉडीगार्ड यही सोच रहा था कि क्रिश को यहाँ से कैसे बाहर निकाले। ऐसा क्या करे कि क्रिश ऑफिस को छोड़कर चला जाए। वही शिवम अकरम के साथ वेस्ट रिवर डिस्ट्रिक्ट के तरफ जा रहा था। तभी उसे याद आया कि वह अपना पत्थर प्लेटिनम लॉन्च के सीईओ ऑफिस में छोड़ आया है। उस पत्थर की बहुत फिक्र थी, इसलिए शिवम ने क्रिश को कॉल किया और क्रिश ने शिवम का कॉल तुरंत उठाया और धीमी आवाज में कहा, मास्टर बताइए क्या हुआ है। शिवम क्रिश को या किसी और को उस पत्थर के बारे में नहीं बताना चाहता था, इसलिए शिवम ने क्रिश को बस एक ऑर्डर दिया और कहा, क्रिश आज की रात तुम्हें प्लेटिनम लॉन्च में ही बितानी होगी। ध्यान रहे कि तुम पूरी रात वहाँ के सीईओ ऑफिस में रहो और उसका ख्याल रखो। मैं चाहता हूँ मैं जब तक वापस नहीं आ जाता तुम उस ऑफिस से कहीं ना जाओ। क्रिश को शिवम का ये ऑर्डर थोड़ा अजीब लगा, मगर उसके पास शिवम के ऑर्डर के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए उसने शिवम की बात मानी और गंभीरता से शिवम को जवाब दिया, जी सर हो जाएगा, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। शिवम को क्रिश पर भरोसा था, इसलिए उसने वह कॉल काट दी। अब तो क्रिश का प्लेटिनम लॉन्च में रहना बिल्कुल पक्का हो गया था। वह बॉडीगार्ड उसी वक्त से यही सोच रहा था कि क्रिश को कैसे इस बिल से बाहर निकाला जाए। वो यह सब सोच ही रहा था कि तभी पीछे से आवाज़ आई, हेलो बॉडीगार्ड जी, हमने आपको थैंक यू कहने के लिए आया है। उस आवाज़ को सुनकर बॉडीगार्ड ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ रोहाना मलिक खड़ी थी। रोहाना अपने डार्लो के साथ उस बॉडीगार्ड को थैंक यू कहने आई थी। रोहाना को वहाँ देखकर उस बॉडीगार्ड ने बड़ी ही हैरानी से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और थैंक यू किस बात के लिए बोल रहे हो। उस बॉडीगार्ड की बात सुनकर रोहाना ने उसे समझाते हुए कहा, शायद आपने ध्यान से सुना नहीं, हमने कहा हम लोग आपको यहाँ थैंक यू कहने आए हैं। अगर आप हिम्मत करके अपनी माँ का बेबसी का ड्रामा, मेरा मतलब अपनी माँ की बेबसी की बात शिवम सर के सामने नहीं कहते तो हम अभी भी अपने हक की बात उनके सामने नहीं कह पाते। आज आपको देखकर ही हमारे अंदर हिम्मत आई है और हमने भी सोच लिया कि क्यों ना हम भी अपने गरीबी का हक के लिए लड़ाई लड़े। बस उस हिम्मत के खातिर ही हम दोनों थैंक यू बोलने आए हैं। रोहाना की बात सुनकर उस बॉडीगार्ड ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे सामने बस जो कुछ भी चल रहा है बस वो बता दिया। मैं यहाँ मौत का डर लेकर नहीं आया था। खैर तुम्हें माफ़ी तो मिल गई, मगर तुम जो चाहती थी वो तुम्हें नहीं मिला। मैंने देखा कि तुम किस तरह शिवम सर के ऊपर डोरे डालने की कोशिश कर रही थी। बस उन्होंने तुम्हें चाय में पड़े मक्खी की तरह निकाल कर अलग कर दिया। वैसे एक बात याद रखना रोहाना मलिक जी, घर में पलने वाली मच्छी अलग होती है और काटकर खाने वाले अलग। तो बेहतर यही होगा कि तुम शिवम सर की शादीशुदा जिंदगी में टांग ना अड़ाओ, वरना तुम जानती ही हो तुम्हारा हाल क्या होगा। रोहाना तो यहाँ इस बॉडीगार्ड को थैंक यू कहने आए थी, मगर उसने उसकी ही कैरेक्टर पर उंगली उठाकर रोहाना के जज्बात को तकलीफ पहुँचा दी और रोहाना किसी के भी मुंह से अपनी बेइज्जती नहीं सह सकती थी। उसने तुरंत उस बॉडीगार्ड को जवाब देते हुए कहा, देखने में तो बहुत सीधे लगते हो, जबान कैसे कैंची की तरह चलती है। तुम्हें यह हक किसने दिया कि
तुम इस चीज का फैसला लो कि घर पर रखी जाएगी कौन सी प्लेट में, और हम तुम्हें इंसानियत के नाते शुक्रिया अदा करने आए थे और तुम हमारे ही कैरेक्टर पर उंगलियां उठा रहे हो। देखो बाबू, अपने काम से काम रखो। अगर रोहाना मलिक पर उंगली उठाओगे ना तो हम पूरे हाथ काट देंगे, क्या है ना। हम कीचड़ हैं, अगर कीचड़ पे पत्थर फेंकोगे वो तुम्हारा ही मुंह काला कर देगा। यह सब हमारा धंधा है, हमारे पास आदमियों को फंसाने की वजह है। अगर हम उन्हें नहीं फंसाएंगे तो हमारा काम कैसे चलेगा। हांगकांग में ऊपर तक पहुंचने के लिए हमें ऐसे बड़े बड़े लोगों की जरूरत पड़ती है। हमारे सामने खड़े होकर हम पर कीचड़ उछाल रहे हो, उधर जब हमारी मूवी देखकर हम पर ही सीटी बजाते हो तब शर्म नहीं आती। जब हमारे जैसे हीरोइन के साथ सोने के लिए इतने लाल टपकाते हो तब शर्म नहीं आती। रोहानी जब उस बॉडीगार्ड पर चिल्ला रही थी तब उस बॉडीगार्ड की बत्ती जली। उसने सोचा कि वो इतना देर से कुआं ढूंढ रहा था, यह कुआं खुद चलकर उसके पास आ गया। उसे नजर ही नहीं आ रहा था। तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आई। तभी उसने रोहाना को शांत किया और कहा, अरे अरे रोहाना जी, आप गलत समझ रहे हैं। हम आपके कैरेक्टर पर उंगली नहीं उठा रहे हैं। हम तो बस ये कह रहे थे कि आप गलत आइटम को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे कहने का मतलब था शिवम सर इतनी जल्दी हाथ में नहीं आने वाले हैं, उसके लिए आपको थोड़ा एक्सपीरियंस होना पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब है शिवम सर तक पहुंचने की सीढ़ी है क्रिश। क्यों ना आप क्रिश सर को अपने ऊपर हुस्न का जादू चलाए और उन्हें अपने कब्जे में कर ले। एक बार क्रिश सर आपके कमरे में बंद हो गए तो इस प्लेटिनम लॉन्च में आपका आना जाना बिल्कुल पक्का हो जाएगा। जब आप यहाँ जाने आने लगेंगी शिवम सर की कुर्सी तक बहुत आसानी तक पहुँच जाएंगी। क्यों, सही कहा ना। बॉडीगार्ड की बात सुनकर रोहाना का दिमाग ठनक गया और उसे सच में यह बॉडीगार्ड का यह आइडिया बहुत पसंद आया। उसने उसे तिरछी नजरों से देखा और बड़ी ही हैरानी से कहा, तुम सच में हमें यह सब बताना चाहते थे? तो इस तरह इतना उल्टा सीन क्यों पकड़ा? सीधा सीधा भी तो बता सकते थे। उसकी यह बात सुनकर बॉडीगार्ड ने मुस्कुराते हुए कहा, वो क्या है ना, बता तो सकता था। जितना दिलचस्प तरीके से आपको यह बात अभी समझ में आई तब समझ नहीं आती। आज रात शिवम सर ऑफिस में नहीं है, क्रिश सर यहाँ अकेले हैं और उनके ऊपर ज़्यादा काम भी नहीं है। आप चाहे तो अपना जादू चलाकर यहाँ से क्रिश सर को ले जा सकते हैं। उस बॉडीगार्ड की बात सुनकर रोहाना ने अपनी होठों को दबाया और मुस्कुराते हुए कहा, बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है, पर हमें क्रिश को यहाँ से ले जाने की क्या ज़रूरत है? आज ऑफिस में भी कोई नहीं, हम यहाँ पर अपना काम कर सकते हैं। रोहाना की बात सुनकर वो बॉडीगार्ड बहुत गुस्सा में आ गया, क्योंकि यह लड़की उसके बने बनाए प्लान पर पानी फेर रही है। इसलिए उसने अपनी एक और चाल चली और रोहाना को समझाते हुए कहा, ऑफिस में कुछ उल्टा सीधा कैमरा में कैद हो गया तो क्रिश सर के साथ तुम भी यहाँ से 9-2-11 कर दी जाओगी, इसलिए उन्हें यहाँ से ले जाओ, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। बाकी मैं, अगर क्रिश सर तुमको कहे वो इस ऑफिस को खाली छोड़कर नहीं जा सकते तो कहना मैं हूँ यहाँ पर और वो मुझ पर भरोसा करके यहाँ से जा सकते हैं। उस बॉडीगार्ड की बात सुनकर रोहाना को सच में लगा कि बिल्कुल सही बोल रहा है। ये काम करने के लिए ये ऑफिस सही जगह नहीं है। रोहाना ने ठान लिया कि वो आज की रात क्रिश के साथ ही बिताएगी और उसके लिए जो करना पड़े वो करने के लिए तैयार है। उसने उस बॉडीगार्ड की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, इस आइडिया के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब तुम देखना मैं इस प्लेटिनम लॉन्च की मालकिन बनती हूँ। उस बॉडीगार्ड को इतनी बात कहकर रोहाना वहाँ से चली गई। रोहाना के साथी डार्लो भी हड़बड़ाते हुए उसके पीछे पीछे चला गया। डार्लो ने रोहाना को रोका और उसे समझाते हुए कहा, तुम ये सब क्या कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुम शेर के मुंह में हाथ डाल रहे हो। तुम्हारा लालच की गहराई बढ़ती जा रही है। देखो, शिवम ने हमें माफ़ी दी क्योंकि तुमने उसे गरीबी का झूठा नाटक किया। अगर उसे पता चला कि तुम क्रिश की ज़िंदगी बर्बाद करके शिवम तक पहुंचना चाहते हो तो शिवम तुम्हें यहाँ गोली से भून देगा। देखो मैडम जी, अभी ही कह रहा हूँ, सभी सोच समझ कर किया करो, नहीं तो मैं अपना सामान बांध दूंगा और वापस बिहार चला जाऊंगा। रोहाना ने डार्लो के चेहरे पर हाथ रखा और फुसलाते हुए कहा, अरे बबुआ, सब कुछ इतना आसानी से और शांति से हो रहा है, तुम्हें अपना दिमाग लगाने की क्या ज़रूरत है? देखो, अगर हमने इस क्रिश को बोतल में उतार लिया ना तो ये हमारे लिए स्टेपनी का काम करेगा और हमारे इस प्लेटिनम लॉन्च में रोज़ का आना जाना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे हम शिवम के करीब जाने लगेंगे, उसकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ सब समझ में आने लगेगी
और जहाँ तक मैं क्रिस को जानती हूँ, मुझे लगता है वो 2-3 महीने बाद मेरे गम से निकल आ जाएगा। देखो डार्लो, बहुत वक्त बाद इस रोहाना की ज़िंदगी में कोई नया बड़ा सपना आया है। हमने इतने दिन हांगकांग के छोटे छोटे सी ग्रेड कंपनियों में काम किया है, फिर थोड़े बड़े फिल्मों में काम किया बड़े बड़े एक्टरों के साथ, और हमें क्या मिला? एक्टर से आधी तनख्वाह। ये लोग हमें करीब 80 से 90 हज़ार देते हैं एक मूवी करने का, लेकिन इस शिवम के पास करोड़ों की संपत्ति है। हमने इसे अगर अपने उंगलियों पर नचाना शुरू कर दिया तो समझो हमारे पास हर महीने करोड़ों रुपए आएंगे। और अब ये रोहाना गरीबी में नहीं जिएगी, अब तो ये करोड़पति बनकर ही दम लेगी। बहुत जी ली वो जिंदगी जहाँ थोड़े से पैसे के लिए हमें राजीव बुड्ढे का बिस्तर गर्म करना पड़ता था, फिर उस एक्टर का, कभी कभी तो प्रोड्यूसर का भी करना पड़ता था। और अब हम सिर्फ एक आदमी के साथ जिंदगी जीना चाहते हैं।